दोस्त इफ जो फंक्शन है उसमें ये जो फंक्शन है विदाउट सीट के संभव ये है नहीं। अगर आपको जब तक सीट नहीं दी जाएगी तब तक, यानी एक्सेल की फाइल नहीं दी जाएगी तब तक आपको ये समझ में नहीं आ सकता है। सॉरी, समझ में तो आ जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि अप्लाई नहीं हो सकता है बिना सीट के, तो आपको ओनली उसकी प्रॉपर्टी याद रखना है। उसको ऐसे नहीं याद रखना कि व्हाट इज द विल बी आउटपुट दैट फंक्शन, वो आएगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि जब तक वो सीट नहीं देंगे तब तक आप आएंगे नहीं, है ना। क्योंकि आप अगर सामने से आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि बता भाई, एक लिख दे इफ इक्वल इफ और फलाना फलाना, तो आपसे बोले बता भाई इसका आउटपुट होगा, तो आप बोलेंगे पहले मेरे को सीट दो, आंसर दे दूंगा। क्योंकि बिना सीट के संभव नहीं। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी आप बता सकते हो कि इफ यूज कहाँ होता है। तो इफ यूज होता है आपकी लॉजिकल वैल्यू निकालने के लिए। लॉजिकल का मेरा मतलब क्या होता है, एक कंडीशन के हिसाब से काम होता है। यहाँ पर अगर कंडीशन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाना वहाँ इफ यूज होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे देता हूँ। जैसे मेरे से बोला सपोज कि मैं एक कंडीशन, सपोज कि अभी आईपीएल चल रहा है, कल जिसका भी मैच हुआ है, दो टीमें ले लीजिएगा। अब दोनों टीमों के प्लेयर हैं, उन दोनों टीमों के प्लेयर ने किसी ने रन तो बनाए होंगे, है ना। अब मैंने बोला कि इसमें से मुझे इनाम देनी है इन प्लेयरों को, है ना, इनाम देनी है कि कितने हैं। या फिर अभी तक आईपीएल हुए, इतने सारे मैच चले हैं ना, है ना, इतने सारे मैचों में सबने रन बनाए होंगे। तो मैंने बोल रहा हूँ अभी तक जो मैचेस हुए उनको मेरे को पर्टिकुलर इनाम देनी है ना। अब जैसे ही वर्ड इनाम का आता है तो फिर एक क्राइटेरिया भी तो आ जाता है, एक कंडीशन भी तो आ जाती है। किन को देनी है, सबको ही देनी है या कोई स्पेशल को देनी है। अब स्पेशल कैसे, वो वहां एक कंडीशन लगानी होगी कि जिसने भी एक मैच में 100 से ज्यादा बचा बनाए हैं उसको कार मिलेगी, नहीं बनाए हैं तो नहीं मिलेगी। ये क्या हो गया, कंडीशन। और इसी प्रकार की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ किसका यूज किया जाता है, इसका। चलेगा। ट्रिम फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। मैं यहाँ आपको उसको थोड़ा सा एक्चुअली अप्लाई करके बता देता हूँ ताकि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े और आपको जल्दी से समझ में आ जाए। चलो जी, उत्तम मैंने लिया और यहाँ पर प्रजापति मैंने लिख लिया, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पर एक दीपक वर्ड लिया और मैंने यहाँ पर ना ओझा लिख लिया। अच्छा जी, क्या ये सही टाइपिंग है मेरी? गलत है ना? क्या गलत है? एक तो ये गलत है, या तो प्रजापति अलग से एंगल में लिख दो तो सही रहेगा, मतलब इनका जो सरनेम है, सरनेम जो है वो अलग सेल में लिख दो, या फिर बिल्कुल पास में लिखो एक इस स्पेस देके। अब देखो जी, ये दो वैल्यू हैं तो आप जल्दी से यहाँ डबल क्लिक करोगे, वापस कर दोगे। अब सपोज नीचे नीचे लाखों वैल्यूज है, 1 लाख वैल्यू है नीचे, तो क्या आप ये डबल क्लिक करके कर पाएंगे? सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, क्या आप ऐसे डबल क्लिक करेंगे सही कर पाएंगे? यानी इस मेथड से, देखो कौन सी मेथड, ये मेथड से, इस मेथड से सही कर पाओगे? कर तो लोगे आप, हाँ तो ना तो नहीं बोल सकते, लेकिन सालों लग जाएंगे आप 1 लाख वैल्यू को सही करने में, यही बात है। अब यहाँ आप ये जो बीच में जो अननेसेसरी स्पेस दिया हुआ है, इन अननेसेसरी स्पेस को हटाने के लिए आप ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं और 10 सेकंड में ये काम कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं जी, आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्वल लगाना है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला बिना इक्वल के काम नहीं करता है। ट्रिम, ठीक है जी, ये दे दिया, कॉमा 2 ही है तो मैंने 2 ही दे दी, और 2 से ज्यादा होता तो क्या करते, बता भाई। 2 से ज्यादा अगर सेल्स होते तो मैं यहाँ क्या लगाता, रेंज। और रेंज बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। एंटर करूंगा, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है इसकी जरूरत, क्योंकि नीचे अपन ड्रैग डाउन करते हैं ना पकड़ के, अगर किसी ने के फॉर्मूला अप्लाई करा हो तो यहाँ देखो हो गया सही, है ना। देखो ये जो दिया था इसको सही तरीके से आप इस ट्रिम फंक्शन ने किया क्या है, इसकी प्रॉपर्टी याद रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल तो सीट देंगे नहीं वो, है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि जो बीच दो वर्ड के बीच में या किसी टेक्स्ट में अननेसेसरी स्पेस, अनचाहा स्पेस है, उसे रिमूव करने के लिए। ट्रिम का मतलब ही होता है यार काटना, तो बीच के स्पेस को काटने के लिए अननेसेसरी स्पेस जो है उसका, उसी को हम ट्रिम का यूज करते हैं, है ना। ज्यादा कोई दिमाग नहीं दौड़ाना है। चलो जी, यहाँ कॉन्केनेट फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये भी याद रखना है ना, कॉन्केनेट फंक्शन। चलो जी, अब आपको क्या करना है सर, सुनो यहाँ आइएगा। अब सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है जी, मैं इसको हटा देता हूँ और इसके अंदर से ना मैं क्या कर लेता हूँ, Ctrl+X, और मैं इसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ।
इसको यहाँ पर फिर टाइप कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी एक बात बताओ, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो बताना। सपोज ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ठीक है। इधर मेरा फर्स्ट नेम है और इधर मेरा सरनेम है। सपोज मैं मेरा क्या बहुत सारे ये लाखों वैल्यू है नीचे, 1 लाख तो हो सकती है ना, कि 1,10,000 है ना, 548, 1 लाख है, यही है ना रोज हमारी। तो नीचे तक जाके सपोज की 1 लाख वैल्यू है नीचे तक। अब मेरे बॉस ने या मेरे को बाद में मेरे पास डेटा इस प्रकार का है। अब मेरे को बाद में ऐसा लगा कि नहीं यार, इन दोनों डेटा को एक ही सेल में होना चाहिए था, जैसे अभी था, है ना, कि उसी के अंदर फर्स्ट नेम हो और उसी के अंदर उनका सरनेम हो, है ना, एक ऐसा डेटा चाहिए। अब 1 लाख वैल्यू का डेटा जो है, आपको क्या तरीका है आपको एक सेल में करने का, बताओ जी, आपके पास राइट नाउ आपके पास क्या तरीका है? एक्सेल का यूज तो किया है ना थोड़ा बहुत, कि नहीं किया? किस किस ने किया एक्सेल का यूज? ठीक है, तो चलो जी, किया नहीं है आप लोगों, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ एकमात्र तरीका है कि आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करके बस यहाँ आपको आगे लेके इसको यहाँ आपको टाइप करना ही पड़ेगा, ऐसे टाइप ही करना पड़ेगा 1 बाय 1। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा तरीका है नहीं। और इसी को अभी क्या है, हम बेसिक एक्सेल जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं जी? बेसिक एक्सेल। इसलिए हमारे पास यही तरीका है। तो इसी को बोलते हैं एडवांस एक्सेल कोर्स। वो एडवांस चीजें जो कि आपको पता नहीं है, आपको जानते नहीं हैं, वो हिडन जो कि आप यूज कर सकते हैं, है ना। ये जो फॉर्मूला है, आप कहीं एक्सेल की जॉब का इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये आपको डेफिनेटली करवा के दिखाएंगे वो। क्यों? क्योंकि बॉस ने बोला इनको इकट्ठा कर दो, तुम लगे हैं वहां सर 2 महीने में कर दूंगा, जबकि वो कितना का काम है, 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड का काम है। देखो कौन सा फंक्शन, कॉनकीनेट, इक्वल लगाएगा, कॉनकीनेट पर क्लिक करिएगा, यहाँ सेल का एड्रेस दीजिएगा, कॉमा सेल का एड्रेस दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज करेगा, एंटर करिएगा, ये देखिएगा ये रहा। अब आप बोलेंगे ये तो गलत आ गया। क्यों गलत आया? क्योंकि यहाँ स्पेस हमने लगा रखे थे, ये देखिएगा। अगर ये स्पेस नहीं लगे होते तो ये सही आता। नोटिस करिएगा यहाँ अगर हम इस स्पेसों को कम कर देते हैं तो आई थिंक वो सही हो जाना चाहिए। ये देखिएगा, बात समझ में आई? देखिएगा वो सही हो गया, क्योंकि यहाँ स्पेस थे इसलिए वहां स्पेस ज्यादा आ गए थे। तो ये काम अब आप बोलेंगे एक ही तो हुआ है, बाकी का क्या? आपने कभी एक्सेल का यूज किया हो तो यहाँ माउस ले जाते हैं तो ब्लैक कलर का एक साइन आता है, जैसे ऑटो फिल, यहाँ एक ब्लैक कलर का ऐसे आ जाता है, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, ऑटो फिल बोलते हैं, ऑटो फिल साइन, ठीक है जी, ऑटो फिल कहते हैं, सिंबल होता है। और इस पर आप क्लिक करेंगे तो पकड़ के नीचे ले जाएंगे, पूरा अप्लाई हो जाएगा। और इवन डबल क्लिक पे भी हो जाता है, डबल क्लिक करेंगे तो लाखों वैल्यू सही हो जाएंगे एक क्लिक के अंदर। तो आशा करता हूँ ये कॉन्फिडेंट समझ में आया होगा। ठीक है, आइएगा जी, यहाँ लेफ्ट का आपको कोई यूज नहीं करते हैं, फिर भी आपका कोई नंबर दिया हुआ, सॉरी कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें से लेफ्ट का कोई टेक्स्ट निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट का यूज करते हैं, है ना। और इसमें से राइट का कोई टेक्स्ट निकालना चाहते हैं तो राइट का यूज करते हैं। सिंपल वाली बात है। जैसे कि यहाँ पर शिवपुरी वर्ड में से लेफ्ट से शिव निकाला और शिवपुरी वर्ड में से राइट में से पुरी निकाला, ठीक है जी, चलेगा। आओ, लोअर का मतलब जानते जी? लोअर का मतलब लोअर केस, जो एमएस वर्ड में पढ़ा था। आपका कोई टेक्स्ट अपर केस में टाइप है, सपोज कि मैंने उत्तम को ऐसे टाइप कर रखा है, मतलब बहुत सारा टेक्स्ट ऐसे टाइप कर रखा है, तो हम इसमें लोअर फंक्शन यूज करेंगे तो ये लोअर केस में टाइप हो जाएगा। और अपर का मतलब क्या है, लोअर में कोई टाइप है तो आप उसे अपर में रिटर्न कर सकते हैं। और प्रॉपर का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रॉपर का मतलब होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। एक एमएस वर्ड के अंदर हमने केस पढ़ा था, अगर याद हो तो, कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का, है ना, तो उसी का दूसरा नाम होता है प्रॉपर केस, और उसी का दूसरा नाम होता है टाइटल केस। यानी हमारे कैपिटलाइज ईच वर्ड के 3 नाम होते हैं, प्रॉपर केस, टाइटल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। चलेगा जी, आगे बढ़ते हैं। टुडे फंक्शन, टुडे और नाउ, टुडे और नाउ का सिंपल से काम है मेरे दोस्त। पहले यहाँ से फंक्शन ये आते थे, बट अब ये एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आ जाए तो बता दीजिएगा। देखो जी, टुडे से बता देता हूँ मैं आपको, टुडे को अप्लाई करके, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं किसी चीज को तो वो थोड़ा ज्यादा देर तक के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो नोटिस करिए, टुडे फंक्शन से हम क्या करते हैं कि जो हमारे सिस्टम के अंदर करंट डेट चल रही होती है, वो करंट डेट हम सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नाउ से हम क्या कर पाते हैं, करंट डेट एंड टाइम दोनों कर पाते हैं।
ठीक है जी, ये रहा हमारा नाउ, इससे डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट हो जाएंगे, एंटर करिएगा, देखो जी ये रहा डेट और ये रहा टाइम। तो नाउ से क्या करते हैं, आपके जो भी सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम चल रहा है वो एक्चुअली सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है, जिस सेल में आप नाउ फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। और टुडे से क्या होता है जी, आपका जो भी करंट डेट चल रहा है, आपने जिस सेल के अंदर टुडे फंक्शन अप्लाई किया, टुडे का मतलब ही होता है आज का दिन क्या है ना, और नाउ का मतलब होता है भैया दिन भी बताओ और टाइम भी बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया जी, चलेगा। अब कुछ फंक्शंस हैं, एवरेज इफ का मतलब सुनो जी, अब यहाँ आइएगा, एक बात समझ मेरे को बताने की कोशिश करनी है आपको, और इस फंक्शन को मैं यहाँ बता ही देता हूँ आपको, इधर आइएगा। मैं कुछ एक वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज कि यहाँ पर कुछ एक डिपार्टमेंट का कोई नाम है, कोई डिपार्टमेंट नेम है ना, और ये पैसे हैं जो पर्टिकुलर दिए गए हैं किसी डिपार्टमेंट को, है ना, एक डिपार्टमेंट को नाम को दिए गए। कोई हमारा ए डिपार्टमेंट है ना, कोई बी डिपार्टमेंट है, कोई सी डिपार्टमेंट है, कोई बी है, कोई ए एन है, फिर वापस ए को दिए, क्योंकि पैसे तो कई बार आएंगे ना यार सालों में। सपोज कि गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट है, तो ऐसा तो नहीं है जिंदगी में एक बार आ गया तो आ गया, फंड तो आता रहता ना जी, है ना। चलो तो फिर ए को फिर मिल गया कोई डिपार्टमेंट को, पैसे ए को फिर दे दिए किसी डिपार्टमेंट, है ना, क्या है भाई, हाँ ए को दे दिए, फिर सी को वापस फिर दे दिए, फिर ए को दे दिए, फिर सी को दे दिए, फिर बी को दे दिए, फिर बी को दे दिए, ये पैसे दे दिए। अब मैं पैसे ले लेता हूँ 10 ना 20, यार ये यहाँ पर वो ब्लैक साइन बनता नहीं है, बन जाए तो क्या हुआ कि अपन भी गर्म कर सके, माउस से बनता है वो ब्लैक, नहीं तो ये मैं करता तो क्या होता, कोई जानता है एक्सेल का एडवांस क्या होता। यहाँ मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑटो फिल पर क्लिक करके सिलेक्ट करता तो क्या होता है, हाँ जितना गैप है ना इन दोनों नंबर के बीच में उतना ही ऐड होके नेक्स्ट नंबर आ जाता। जैसे 19-20 तो इन दोनों में कितने का गैप है, तो एक ऐड होके आगे। अगर ये होता 19-22 तो दोनों में कितने का गैप है, 3 का, 19 और 22 3 का, तो 22 से कितना बनता 25, तो ऐसे 3-3 का ऐड होके आ जाता। ठीक है, फिर भी चलो मेहनत कर लेते हैं थोड़ा सा, हार्ड वर्क भी जरूरी है। ठीक है भाई, इधर आइएगा, और ये तो कुछ ज्यादा ही पैसे पहुंच रहे हैं, करोड़ों में वैल्यू है भाई, ये मत सोचना क्योंकि सरकार के काम करोड़ों में ही होते हैं, 2-5 रुपए में नहीं होते, तो ये करोड़ों में है, ये मत समझिएगा, नहीं है। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ मैं कुछ करने जा रहा हूँ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो जी यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ दोस्त, यहाँ मैं एक छोटी सी बात करने जा रहा हूँ, देखिएगा मैं यहाँ ये बात करने जा रहा हूँ जो मैं आपको कुछ रियलाइज करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मेरे बॉस ने, सपोज मेरे बॉस ने बोला, और ये छोटी वैल्यू, ये कम वैल्यू नहीं है सर, ये कम नहीं है, ये नीचे लाखों वैल्यू में, समझ जाना, और लाखों वैल्यू में जो मैं काम आपको बोलने जा रहा हूँ उसमें आपको पता होगा कि आपको कितना मुशक्कत का काम है। मैंने आपसे बोला कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी वैल्यू हैं इनको ऐड कर दो सर, कि अभी तक हमने इन सबको कितना पैसा दे दिया। ठीक है, तो अगर आपके अंदर एक्सेल से याद है तो आपके दिमाग में एक क्या जाएगा, एक फॉर्मूला जाएगा जिसका नाम है सम, है ना। सम को अप्लाई करोगे, एंटर करोगे, इनका निकल के आ जाएगा। जैसे कि देखो मैं यहाँ अप्लाई करके बता देता हूँ, मैंने यहाँ लिया इक्वल और हमने लिया सम, ठीक है, और लिया ब्रैकेट ओपन, यहाँ क्लिक किया, कॉमा यहाँ क्लिक किया, ऐसे वन वन कब तक करोगे, 1 लाख तक फंस जाओगे ना सर। चलो जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेंज निकालनी है, यहाँ जाओगे रेंज पर क्लिक करोगे, ठीक है जी, ये मैंने रेंज लिखा, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से कॉलम लगाए वैसे ही आपको यहाँ पकड़ के ऐसे खींच देना तो ऑटोमेटिकली रेंज बन जाएगा। ठीक है, ऐसे पकड़ के खींचोगे तो बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कम वैल्यू है तो दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, अब ये आ गया 1057। चलो ये तो अच्छी बात है कि उसने मेरे को ऐड के लिए बोला, मैंने ऐड निकाल दिया 10 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब इस ऐड के साथ साथ में मेरे को ना एक कंडीशन दे दी मेरे भाई ने या मेरे बॉस ने, क्या कंडीशन दे दी कि उत्तम भाई अच्छी बात है, ये सबका तो 10,057 है ऐड करोड़, ठीक है जी, इसमें से बताओ ए का कितना है ओनली, बात समझ में आई। अब इसमें से बताओ बी का कितना है ओनली, ठीक है, तो अभी तक के लिए आपके दिमाग में क्या दौड़ेगा, अभी तक के लिए आपके दिमाग में ये दौड़ेगा कि भाई साहब क्या करें, देखो भाई
आपके दिमाग में अभी तक के लिए दौड़ेगा, इक्वल लगाओ, सम लगाओ, क्योंकि जोड़ना तो है ही, है ना। उसके बाद ये देखते जाओ, कॉमा कहाँ, ये रहा ये कॉमा, फिर ये कहाँ है मेरे दोस्त, नेक्स्ट, ठीक है, कॉमा, ठीक है भाई, आगे आइएगा। फिर आगे ये देखते हैं, ये रहा, ठीक है, कॉमा, फिर ए नहीं है ना, हो गया ना भाई, इतने ही थे ना ये, ठीक है। हमने ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर कर दिया, ये 129 आ गया। यही है ना आपका तरीका, जे मत भूलो 1,00,000 वैल्यू है, कहां तक चेक करोगे, ए परेशान हो जाओगे, माथा पच जाएगा। इससे अच्छा तो पेन पेपर उठा के कर लेना, यही बात है। फिर एक्सेल का मतलब क्या निकला, ठीक है। तो इन्हीं के लिए अब हम क्या करते हैं, एक से अधिक फॉर्मूले को मिक्स करके एक नया फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेल के जितने फॉर्मूले दिए हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि उतने फॉर्मूले से ही आप अपने हिसाब से आप काम कर पाएंगे, नहीं। अगर किसी के दिमाग के अंदर एक्सेल के सारे फॉर्मूले याद हैं और उनकी प्रॉपर्टी याद है, तो आप एक ऐसा फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं जो कोई सामने वाला भी नहीं सोच सकता कि हाँ ये भी फॉर्मूला बन के ये निकल सकता है। दैट कॉल्ड एडवांस एक्सेल। बात समझ गए। तो चलो अब यहाँ हम क्या करते हैं, इफ आपको बता चुके, इफ के लिए क्या बताया था, कंडीशन, और यहाँ क्या लिखा, कंडीशन है, और कंडीशन के साथ साथ में से क्या करना है, ऐड, और ऐड के लिए क्या है, तो हम इन दोनों को मिला के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम के साथ में इफ, या इफ के साथ में सम। और अगर दोनों फॉर्मूले अप्लाई करोगे और ये फॉर्मूला विदाउट सीट के संभव नहीं है। तो बस आपको इतना याद रखना है, अगर किसी चीज में कोई कंडीशन दी है और कोई कैलकुलेशन भी दी है तो उसमें आपको इफ ऐड कर देना है। अब यहीं मैं एक और बात ले लेता हूं, देखो जी, यहाँ तो मैंने ऐड करने को बोला है, क्या यहाँ पर एवरेज निकालने को बोल सकता है बंदा कि बताओ ऑन एन एवरेज ए को, जैसे देखो 1 2 3 3 बार ए आया है, या 4 बार आया, आई थिंक एक ऊपर भी ये है, 4 बार ए आया है। अगर आप सबका ऐड करेंगे तो कुछ आएगा, तो आपसे ऐसे भी तो पूछा जा सकता है इसमें से ऑन एन एवरेज कितना दिया ए वाले पार्ट को, तो एवरेज भी निकालना पड़ेगा। तो फिर वहां इफ के साथ में कौन सा फंक्शन अप्लाई करोगे, एवरेज, फिर सम अप्लाई नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी, जो मैं बोल रहा हूँ, अभी सम करना था, मेरे बॉस ने सम की कंडीशन दी थी तो मैं इफ के साथ सम यूज कर रहा था। अब मेरे बॉस ने क्या बोला है, एवरेज निकाल दो एक आकी, भाई ए बी सी डी चीज, ठीक है, कुछ भी, एक को 10 दिया, 20 50 30 ऐसे दिए, लेकिन ऑन एन एवरेज एक पर कितना पड़ा, तो वहां इफ के साथ में क्या यूज करोगे, सम, सॉरी एवरेज, इफ के साथ में क्या यूज करोगे, एवरेज। ऐसे ये बहुत जगह यूज हो सकता है इफ के साथ में कुछ और, सुनो कैसे, जैसे हमने अभी अली मैक्सिमम बोला था, मैक्स फंक्शन की आप एक मैक्सिमम नंबर निकालिए, बोला था ना सर, एक आपको आंसर निकाला था कि ये मैक्स फंक्शन बोला था। और मैक्स फंक्शन का काम क्या होता है जी, कि आप मैक्सिमम जो वैल्यू दी है वो निकालिएगा, ठीक है, निकालिएगा। लेकिन मैंने एक कंडीशन यहाँ भी लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि तुम मैक्सिमम तो निकाल रहे हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ ऑड में से निकालना, इवन में से नहीं। बात समझ गए, आई दिमाग में बात, क्या है, ऑड में से या इवन में से मैक्सिमम निकालना, ऑड में से नहीं। अगर आप एक कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे तो मैक्सिमम तो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, बड़ा निकाल के देगा वो। अब यहाँ आप इफ का यूज करोगे तो फिर ये कर सकते हो, तो मतलब आप इफ का हर जगह यूज कर सकते हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है। तो बस आप एक ही बात याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन है उसके साथ में कंडीशन दिखाई दे रही है तो इफ लगाना ही है वहां, है ना। और अगर कोई और चीज नहीं है, ओनली कंडीशन है, तो फिर अकेला लगेगा। बात समझ में आई, आगे बढ़ जाए। चलो जी, अब मैं इसको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूं, अगर चाहो तो बता भी देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो जी, इक्वल, और यहां मैं लगाता हूं सम इफ, देखो ये रहा हमारा सम इफ, ठीक है जी। अब यहाँ सिंटेक्स के अंदर लिखा है रेंज, क्राइटेरिया, सम ऑफ रेंज, तो रेंज देना है सबसे पहले तो आपको, तो हम रेंज दे देते हैं। अब यहाँ रेंज किसकी देनी है, वो डिपार्टमेंट के नामों की, तो डिपार्टमेंट के नाम कौन कौन से हैं वो रेंज यहाँ आपको देनी है। तो यहाँ डिपार्टमेंट के नाम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से, है ना, और हम कहाँ तक चलते हैं दोस्त, है ना जी, हम यहाँ तक चलते हैं बी तक, ठीक है। चलो जी, कॉमा, उसके बाद वो कॉमा बोल रहे हो। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है कि वो बॉस ने कंडीशन क्या बोली आपसे, तो क्या बोली बॉस ने, ए का निकालना है ना, बॉस ने आपसे बोला ए का बताओ, तो फिर मैंने क्राइटेरिया ए दे दिया कि भैया आपको ना ए को कैलकुलेट करना है, ठीक है, कॉमा। उसके बाद सम ऑफ रेंज, सम किसको करना है, इसको, अरे जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे क्या,
जोड़ेंगे तो इनको ना भैया, वैल्यू तो यही है। चलो जी, कॉमा लगाते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ सॉरी क्षमा चाहता हूँ, कॉमा क्यों लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, कॉलन, है ना जी। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेंज हो गया, हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये रहा आपका 129, क्योंकि ये किस, हाँ ए का है, क्योंकि ये निकला था ना। अरे पूरा तो फिर इसकी इतना परेशानी क्यों होना था, फिर तो सम अकेला कर देते, पूरा निकल आता। ठीक है, अब आप आपका बॉस ने बोला कि भाई सब बी का निकालो, और अगर ये आपके पास नहीं होता तो आप क्या गाली देते मन में कि अभी तो इतना परेशान हुआ ये के लिए, अब बी का दे दूं तेरे को तुरंत ही, बात समझ रहे हो। और अगर ये आपके पास है तो क्या करोगे, एक और फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जी नहीं, यहीं से निकल जाएगा। देखो कैसे, अरे दी ओनली क्राइटेरिया है ना यार, तो क्राइटेरिया अकेला चेंज कर दो ना, कहानी खत्म, है ना। क्राइटेरिया आप अकेला दे देते हैं हम, अरे हम ये हट, थोड़ा गड़बड़ मामला हो गया, चलो क्राइटेरिया क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं, लो जी, ठीक है, और एंटर कर देते हैं, ये रहा बी का। कुछ गलत हो गया हमारा, क्या है, कहाँ से, अच्छा ये नहीं हटाया हमने, हाँ 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 हाँ, अच्छा तो यहाँ इस पर तो क्लिक करना था ना अपना, गड़बड़ हो रहा है ना। ठीक है, अब है, हमने क्या A13 सही है, अब तो सही है। अब ये रेंज नहीं दी थी हमने, देखो जी, यू इंटर टू मैनी आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन, अच्छा ये कौन है, A10, हाँ A10 ये सिलेक्ट है क्यों, हाँ अब आ जाएगा, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो गए हो, ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलेगा, आगे चलते हैं। तो ये इफ, अब एवरेज इफ समझ में आ गया गुरु, है ना। एवरेज ए मतलब वही नम वैल्यू पर काम करेगा, सेल का काम क्या होता है, सेल छोड़ो आज तक नहीं आया, जो नहीं आया वो मैं कराऊंगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ से भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है जी, चलेगा, है ना। तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, हाँ छोड़ दो, नहीं इज ब्लैंक, हाँ छोड़ दो, चलेगा, इज ब्लैंक पर हम आ जाते हैं दोस्त, जो मैं समझाने जा रहा हूँ ना, रीजनिंग पूछते हैं गुरु सीपीसीटी में, क्यों नहीं पूछेंगे। मैथ के रिकॉर्डेड वीडियो डलने वाले हैं मेरे भाई साहब, आप ना अगर खुद ब खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ना, तो आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दे चुका हूँ, सेट पेपर, ठीक है जी, है ना। और जो FLT1 है उसकी मैं मैथ और रीजनिंग की वीडियो डाल रहा हूँ, है ना, मैथ रीजनिंग, वो अपलोड आज रिकॉर्डेड हो, कल रिकॉर्डेड हो गया है तो आज उसको डाल देंगे, और प्राइम चलेगा वो, यूट्यूब पर डलेगा वो, ठीक है। तो आज वीडियो डल जाएगा, जितने भी 15 FLT हैं उन सारे FLTs का हम वीडियोस डालेंगे यूट्यूब पर, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप ये कमेंट बार बार ना करें, एक बार सुन लो सब लोग, बात क्या है, मैथ एंड रीजनिंग के FLT1 से लेकर, आपको FLT दे रहा हूँ ना मैं, FLT1 से लेकर FLT15 इतने FLT आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, जो कि आज आपके कोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है भाई। FLT वाले जो कोर्स है हमारा 159 का या 149 का, वो 149 के कोर्स में हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, 15 दे चुके हैं, आपको नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि आपका अभी कोर्स नहीं हुआ था इसलिए नहीं दिया है, तो मैं तो दे देता हूँ अब, क्योंकि कोर्स में तो थोड़ा भी टाइम लगेगा अपना, है ना। तो ये FLT अवेलेबल करा देता है, और इनका सॉल्यूशन जो है, उसकी वीडियो कंप्यूटर वाली मैं अलग से दूंगा, और मैथ रीजनिंग वाली एक भैया जो है वो रिकॉर्ड करके आपको देंगे, और रिकॉर्डेड चलेगा वो मैथ रीजनिंग का, मेरा लाइव चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको छोड़ना है, ठीक है जी। तो ये अच्छा इज, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यार, इज वाला, आगे जितने भी इज से फंक्शन फॉर्मूला आएंगे, 2 10 5 जो भी फॉर्मूला है इससे,
उसमें आपको याद रखना है कि आंसर के तौर पर या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स, उसके अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता। जैसे अभी हाल ही में जितने फंक्शन हमने देखे आंसर के तौर पर कुछ भी मिल रहा था, क्या कोई फिक्स था कि आंसर यही आएगा? नहीं, लेकिन यहाँ आंसर फिक्स है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। यहाँ तो ट्रू फॉल्स में से ट्रू आंसर होगा या फॉल्स होगा। अब आपको समझना है कि वो कब ट्रू देगा और कब फॉल्स देगा। तो देखो जी, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ एक फंक्शन लिखता हूँ और वो इज से स्टार्ट हो रहा होगा, इज इवन फंक्शन मैं ले लेता हूँ, ठीक है जी, और मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। इसका आंसर क्या है जी? ट्रू, ठीक है। अब मैं एक और यहाँ पर इज इवन फंक्शन लेता हूँ दोस्त, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। आंसर क्या दिया है? ट्रू। अब आप बोलेंगे सर कहाँ क्लिक कर दिया? अरे 56 भी तो इवन ही होता है, इसमें सारे इवन है क्या? चलो ये नहीं है, चलेगा, एंटर करिएगा। तो क्या दिया जी? फॉल्स। समझना। अब यहाँ नोटिस करिएगा, एक बार तो इसने ट्रू दिया, दूसरी बार फॉल्स दिया। क्यों दिया है ना? कारण क्या है? कुछ हद तक तो आप सोच गए होंगे, समझ गए होंगे। चलो अब समझने की कोशिश करना दोस्त, मैं इसको तोड़ने वाला हूं अलग अलग। देखो इज क्या बोलता है, या तो इज आपको ये बता देता है, हिंट दे देता है कि हाँ या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। समझते चलना सर ध्यान से, ठीक है। अब पता कैसे चले कि फॉल्स होगा या सॉरी ट्रू होगा या फॉल्स, मतलब करेक्ट पता कैसे चले? तो वो करेक्ट पता चलेगा इस फंक्शन से जो नाम यहाँ लिखा है, इस नाम से, ठीक है। अब ये नाम देखो, प्रत्येक फंक्शन की अपनी एक प्रॉपर्टी है। जैसे काउंट की अपनी प्रॉपर्टी है, सम की अपनी प्रॉपर्टी है, इफ की अपनी प्रॉपर्टी है, सबकी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी है। वैसे इवन यानी इज इवन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर जो तुम रेंज दे रहे हो, जो तुम सेल दे रहे हो, सेल का एड्रेस दे रहे हो, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर इवन नंबर मिला तो वो आंसर के तौर पर क्या देगा, और अगर इवन नहीं मिला फिर इवन के अलावा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। बात समझना, इस बात को तो समझ में आ गई बात। आप ओनली ये इवन ही नहीं समझना है, आगे जितने पढ़ाने जा रहा हूं वो सबको यहीं से समझने की कोशिश करो। देखो कोई भी अगर फंक्शन इज से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर क्या दौड़ेगा? ट्रू, ठीक है, चलेगा। उसके इज के बाद क्या लिखा हुआ वो देखेंगे। सपोज ऑड, तो ऑड की अपनी प्रॉपर्टी जो आपको दिमाग में रखनी है याद। तो ऑड क्या कहता है कि ऑड नंबर। तो फिर जो भी तुम सेल का एड्रेस देने वाले हो अगर वो ऑड है तो क्या होगा? ट्रू, और अगर ऑड नहीं है, क्लियर है? देखो अब आपके सारे क्लियर हैं, मुझे नहीं लगता किसी में आपको समस्या आने वाला है, चलेगा। यहाँ इज ब्लैंक हो गया, ठीक है। चलो अब इज ई डबल आर और इज ई डबल सॉरी इज ई डबल आर और इज एरर दोनों है। अच्छा जी, अभी तक आप इज ई आर से क्या समझेंगे? इज का मतलब या ट्रू हो या फॉल्स। अब आपको ये समझना है कि इज ई डबल आर क्या है ना। अगर ये पता चलेगा तो फिर आप आसानी से, मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो आप बता पाएंगे कि इसका ट्रू होगा और फॉल्स होगा, है ना। चलो यहाँ ई डबल आर का पूरा नाम एरर ही होता है, ठीक है। और एरर की पहचान कैसे करेंगे कि एरर क्या है? तो जहां भी कोई चीज आपको स्टार से टाइप करनी पड़े, जैसे कि देखो ये स्टार एन डिवाइडेड ए, जहां सॉरी हैज, जहां भी आपको हैज दिखे समझ जाना वो क्या है? एरर। एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, जहां भी किसी सेल के अंदर आपको हैज दिखाई दे और उसके साथ में कुछ टाइप दिखाई दे, समझ जाएगा कि वो क्या है दोस्त, वो एरर है ना। मेरे भैया फिज खान, अब कुछ तो है ऐसे नो में जवाब दे दो कि कमेंट पास ही करते हो बस। देखो इधर आ जाओ, आगे बढ़ जाए, ठीक है। इधर तो क्या है हमारा? हैज एन डिवाइडेड ए हो गया, आगे चल जाए, चलेगा। हैज एन डिवाइडेड जो, हाँ सॉरी क्षमा चाहता हूँ, जहां हैज से जो भी स्टार्ट हो रहा है उस वो क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं यहाँ एक फंक्शन लेता हूँ, मैंने यहाँ लिया इज ई डबल आर और यहाँ एक एड्रेस दिया A1, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताने के लिए पता होना चाहिए A1 में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर वो लिखेगा A1 इक्वल टू सपोज एन डिवाइडेड ए, हैज एन डिवाइडेड ए। तो आप हैज पहचान के क्या समझ गए? एरर है। और जैसे ही एरर है तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा?
अगर एरर है तो आंसर क्या हुआ? व्हाट विल बी दी आंसर? अरे मेरे भाइयों, ये एज है, ध्यान से समझना, और यहाँ E1 लिखा हुआ है और ये A1 लिखा हुआ है या B2 A2 लिखा हुआ और इसके अंदर 10 लिखा हुआ, आंसर क्या आएगा? पर यहाँ कैसे बता दिया? तो यहाँ क्या हो रहा है तुम लोगों को? ऐसी इसको देखो ना यार भाई, करो ना, कोशिश करो। यहाँ ट्रू क्यों दिया बताओ भाई? ये E1 कहाँ लिखा हुआ है? इस सेल में, दिमाग में नहीं, इस सेल में। ये 10 कहाँ लिखा हुआ है? इस सेल में, तभी तो दिया। अरे यार क्या रहता है, एग्जामिनर ऐसे डायरेक्ट 10 लिख के नहीं देगा। एग्जामिनर क्या देगा आपको? उसका एड्रेस देगा कि ये वो, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर आप एड्रेस ही देते हैं, अभी तक मैं सॉल्व करके लेके आया हूँ, देते ना। चलो, तो यहाँ आपका एड्रेस दिया है A2। अब आपको कैसे पता A2 में क्या है? तो एग्जामिनर आगे लिख के देगा A2 इक्वल टू कुछ भी, तो मैंने यहाँ A2 इक्वल टू क्या दे दिया? 10। तो अब आपको पता है कि इसको A2 नहीं समझना, अब आपको इसको क्या समझना है? या आपको यहाँ A1 नहीं समझना, इसको क्या समझना है? n डिवाइडेड a। और हमने आपको क्या बताया, अगर कोई भी टाइपिंग हैश से स्टार्ट हो रही है तो उसका मीनिंग क्या होता है? एरर। और इस ERR का मीनिंग क्या बताया मैंने अभी हाल ही में? एरर। तो एरर और एरर मैच करा तो आंसर क्या देगा? ये बताने में क्या हो रहा था तुम लोगों को? अरे यही तो था, अरे यार यही तो है, बस शक्ल चेंज कर दी उसकी, है तो वही बंदा, बस मास्क पहन के आ गया। बात समझ गए? चलो, बस आपको हाथ पैर पता होना चाहिए उसके। हाँ भाई, मास्क पहने तो क्या है, तो उत्तम ही है। बात समझ में आ रही है नहीं? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इज ERR आ गया समझ में, और यही आंसर किसका हुआ? इज ERR का। इज ER और इज ERR एक ही है, बस छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो, हाँ अच्छा जी, अभी हम लोगों ने एक, हाँ हंसने वाली बात नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। अभी हाल ही में हमने E1 लगाया था। E1 ट्रू कब देता था? ऑड कब देता था? रुको, ऑड कब देता था? इवन ना हो, जरूरी नहीं है ऑड हो, कुछ और भी तो हो सकता है। बात समझ रहे हो? तो क्या हो? इवन ना हो। तो इज इवन फंक्शन क्या बोलते हैं हम? इज इवन फंक्शन क्या करता है? या ट्रू देगा या फॉल्स। ट्रू कब देगा? फॉल्स कब देगा? ना हो। ये कैसे पता चला? क्योंकि इज इवन लिखा है। अच्छा, अब यही ऐसे ही आ जाओ इज एरर में। अब इज एरर जो है क्या ट्रू और फॉल्स दे सकता है? अब ट्रू कब देगा और फॉल्स कब देगा? इसमें पूछने वाली क्या बात है? A2 एड्रेस दिया है, इसमें मैं 10 टाइप नहीं कर सकता? क्या मैं वही टाइप करूंगा हमेशा? इसमें मैं उत्तम नहीं लिख सकता, है ना? इसमें मैं एप्पल नहीं लिख सकता, इसमें मैं 100 नहीं लिख सकता। तो अब इन पर क्या देगा वो? अब की बात है, थोड़ा दिमाग कहाँ पे है? अब वही तो आगे बताने जा रहा हूँ, थोड़ा वेट तो करिएगा, आगे आ जाए। नहीं, क्या होता है जी, हर जगह अपवाद होते हैं। आपके जीवन में भी एक दो होंगे, एक दो होंगे ना, एक दो आराम से होंगे अपवाद, होंगे ना, बहुत होंगे, आराम से होंगे। चीजें समझ में आ रही हैं सर? है ना? मैसेज कर देना। अपवाद मतलब कि एक्सपेक्शन, यही बोलते ना, एक्सेप्शन, सॉरी, एक्सेप्शन जो है अपवाद कहलाता है। इधर आ जाओ। अब हमने कंडीशन तो ले ली, क्या कंडीशन हर एक जगह अप्लाई हो जाएगी ऐसा संभव है? कहीं ऐसा भी हो सकता है फेल भी हो जाए। अब मैंने बोला नहीं भाई साहब, मैं तो 6 बजे उठता हूँ, तो जरूरी थोड़ी जिंदगी भर उठता ही हूँ, या फिर महीने के 30 दिन बिल्कुल 6 बजे उठ ही जाऊंगा। हो सकता है यार एक दो ना हो, कहीं लेट सोया हो, कहीं शादी में चला गया हो, कहीं कुछ करा हो, तो है, हाँ कहीं रात में नींद ही नहीं आई हो, क्या पता। तो फिर कैसे उठ जाऊंगा? सुबह ही आई हो 4 बजे, है ना? तो ये बात है। तो अपवाद तो होते हैं हर जगह। अब हमने इज एरर के लिए क्या बोला है? इज ERR और इज एरर दोनों एक ही फंक्शन है। इनके लिए हमने क्या बोला है? अगर एरर दिया हो सेल रेफरेंस में तो ट्रू, एरर ना दिया हो तो फॉल्स।
तो एरर ना दिया हो तो फॉल्स ही आएगा, कोई कंडीशन ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक ऐसा एरर है जो एरर होने पर भी फॉल्स होता है। वैसे एरर होने पर क्या देगा बताइएगा, ट्रू। लेकिन एक ऐसा एरर है कि एरर भी है तब भी फॉल्स देगा। वो एरर कौन सा है, ये याद रखना पड़ेगा, हैज अनडिवाइडेड ए। बात समझ में आई? ये अपवाद है ये, ठीक है। हाँ, ये हैज अनडिवाइडेड ए एक अपवाद है कि अगर ये भी दिया हुआ तब भी वो ट्रू ही आंसर है रिप्लाई, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, फॉल्स आंसर ही रिप्लाई करेगा। चलो हाँ, और बाकी के सब पर क्या देगा, ट्रू देगा। चलो जी, अच्छा जी एक बात बताइएगा, फॉर्मूला इज फॉर्मूला, सुनो अब मैं आपको समझाता जा रहा हूं, बस देखो भाई इधर आइएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, इधर देखो फटाफट से, क्या यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई है? क्या यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई है? ठीक है जी, इन दोनों में कोई अंतर है? इसमें फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला, चलो इक्वल इज फॉर्मूला, क्लिक ब्रैकेट क्लोज एंटर, क्या आया? ठीक है, इक्वल इज फॉर्मूला, क्लिक किया, क्या आया? नंबर तो एक ही है, अंतर कहाँ है? फॉर्मूला है और बताओ भाई इज इवन क्या बोलेगा, इज इवन या तो ट्रू देगा या फॉल्स। कब ट्रू देगा? फॉर्मूला होगा तो ट्रू देगा, क्योंकि फॉर्मूला लिखा है, देखो इज के साथ में जो नाम लिखा है, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया गुरु, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं देना चाहता हूँ, अगर वो तुम ले लिए ना तुमने, जैसे अभी तक मैंने जितने फंक्शन पढ़ाए हैं नोटिस करो जरा, इज इवन, इवन इवन है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। इज ऑड, ऑड है तो ट्रू, मान नहीं है तो फॉल्स। इज एरर, एरर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। इज फॉर्मूला, फॉर्मूला है तो ट्रू, नहीं है तो, अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़ गए ना तो कुछ भी गलत नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलो इधर आ जाएगा जी, आगे बढ़ता हूं मैं। इज लॉजिकल, यहाँ थोड़ा सा समझना होगा, देखो आप फॉर्मूला जानते हैं इसलिए आप आंसर दे देंगे, यहाँ लॉजिकल क्या जानना पड़ेगा ना, तो लॉजिकल दो चीजें होती हैं, क्या, ट्रू और, अब यहाँ कंफ्यूजन, अभी तक के फॉर्मूले में अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो यहाँ तो और भर भर के कंफ्यूजन होगा आपको। देखो कैसे, हमारा ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू या सॉरी जो लॉजिकल वैल्यू है ना, लॉजिकल वैल्यू अगर कभी पूछा जाए बताओ भाई लॉजिकल वैल्यू क्या होती है, तो लॉजिकल वैल्यू दुनिया में दो ही होती हैं, या तो ट्रू होती हैं या फॉल्स। अच्छा, अब ये याद आ गया लॉजिकल वैल्यू ट्रू, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा इवन, जैसे देखो सपोज कि मैंने लिखा यहाँ इज इवन, इवन, ठीक है, तो यहाँ इवन वैल्यू क्या होती है, 10 12 14, यही है ना। हाँ अच्छा जी आ जाओ, इज इवन मैंने 10 लिखा, तो आंसर क्या आएगा आपके लेवल पर, अभी मन नहीं बताना है। वैसे ही मैंने यहाँ ये फंक्शन लिखा इज लॉजिकल, और यहाँ लिखा A1, और यहाँ एड्रेस दे लेते हैं हम, यहाँ लिखा A2, यहाँ A2 इक्वल टू 10, और यहाँ A1 इक्वल टू, ये इक्वल टू का मतलब समझ रहा हो कि इसमें ये लिखा हुआ है ट्रू, ठीक है, मतलब लिखा है ट्रू, समझना बात को। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, क्यों, ठीक है, इवन है इसलिए। यहाँ आंसर क्या आएगा बताओ, अच्छा जी एक बात बताओ, यहाँ आपने आंसर क्यों दे दिया, क्योंकि इवन आपको पता है इवन कौन सी वैल्यू होती है, समझ ना, अंदर की बात, चलो पीछे की। यहाँ आपने आंसर इसलिए दिया क्योंकि आपको पता है इवन वैल्यू कौन सी होती हैं, और अगर पता चल जाए लॉजिकल कौन सी होती है तो आंसर दे दोगे, तो लिख तो चुका लॉजिकल दो ही होती हैं, ट्रू और फॉल्स। समझना यहाँ बात को ध्यान से समझना दोस्त, गहराई वाली बात है। यहाँ इवन का आंसर इसलिए आपने अवेलेबल करा दिया, सबको बोल रहा हूं मैं, इवन सबको मैंने अप्लाई करा दिया सर, कि इवन का आंसर ट्रू इसलिए आपने दिया है क्योंकि इवन आपको पता है व्हाट इज इवन,
ठीक है, अगर मैं यहाँ 9 लिखता तो आप क्या देते, फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है 9 इवन, ऐसे यहाँ आ जाओ। अब ये लिखा है A1 के अंदर ट्रू, तो इस पर तो बाद में गोली मारो, पहले आपको ये पता होना चाहिए लॉजिकल वैल्यू क्या है, तो आंसर दे दोगे। और ये मैं बता चुका हूँ, लॉजिकल वैल्यू दुनिया में 2 ही होती हैं, 2 के अलावा तीसरी लॉजिकल वैल्यू है ही नहीं। और वो लॉजिकल वैल्यू कौन सी है, ट्रू या, तो भैया अगर ट्रू या फॉल्स इसकी जगह पर होगा तो आंसर क्या देगा, इसको कंपेयर करो ना यार, इससे एज इट इज दिमाग दौड़ाओ ही नहीं ना, कंपेयर करो। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं तो गोल गोल घुमा के भगा दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपकी समझ में आए। देखो भाई, ये ट्रू आंसर क्यों दिया आपने, क्योंकि इवन वैल्यू लिखी है यहाँ इसलिए, और आपने ट्रू इसलिए दिया क्योंकि इवन आपको याद है। अब दिमाग में लॉजिकल याद करो ना यार। हाँ, बस क्यों कंपेयर करो ना यार दोनों को, कैसे कंपेयर करो, सुनो, इवन दिया हो अगर तो ट्रू, तो इवन मैंने आपसे पूछा तुरंत आपने आंसर दिया ट्रू। क्यों आंसर दिया, क्योंकि आपको पता है इवन वैल्यू। और मैं यहाँ कुछ भी लिखता चलूँ, चलो यहाँ मैं अगर 8 लिखा हूं तो आंसर दे दोगे, क्या आएगा। यहाँ मैंने 12 लिखा, क्या आंसर आएगा। यहाँ मैंने लिखा 9, क्या आंसर आएगा। क्यों देते जा रहे हो आप, क्योंकि आपको पता है ये सारी वैल्यू क्या है, बात समझना, ठीक है। और हम आंसर, रुको बात ना करो, हमें पता है कि अगर ये वैल्यू हम जानते हैं, ध्यान से समझना, अगर हमें ये वैल्यू पता चल जाए कौन कौन सी हैं, 2 ही हैं, तो यहां अगर ट्रू मिला तो आंसर क्या होगा, यहां फॉल्स मिला तो आंसर क्या होगा, ट्रू। मैं चाहता हूं फॉल्स आएगा आपके दिमाग में से, बात समझ रहे हो, चाहे यहाँ ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ट्रू मिलेगा, रट्टा मार लो, कहानी खत्म, समझने की कोशिश ही मत करो। देखो क्या बात है, जब भी इज लॉजिकल आया, तुम लोगों को समस्या है सर, डी का ये एसआई कोड क्या है, भैया मैं पढ़ा चुका हूं पहले सारी चीजें, अगर आप बार बार रिवीजन कर, देखो अब सुनना, अब मैं यहाँ प्रॉब्लम बता दूं बच्चों की, ठीक है, पहले इसको समझा दूं मैं, फिर बताता हूँ, देखो इनकी, है ना। देखो अब ये क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे डेफिनेटली, जो भी ना ये डी का पूछ रहा है, संगमित्रा क्या कर रहा हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आ जाओ भाई, समझ ना, पहले इसको समझ लो, जहां पर भी इज लॉजिकल आए और इस ब्रैकेट के अंदर अगर ट्रू आए या फॉल्स आए तो हमेशा आपको ट्रू देना है, बात खत्म। आप रट्टे वाले व्यक्ति हो तो आपको रट्टा ही मारना है, ठीक है। इसके अलावा यहां कुछ भी आए आपको, बात समझ में आई, क्लियर है ना। चलो छोड़ो, इतना छोटी बात बतानी थी, फालतू में जोर दे रहा था जब से मैं, देखो इधर आओ। बट अगर ये छोटी बात दिमाग में से थोड़ी निकल जाती तो कहानी खत्म हो जाएगी एग्जाम में, और ये जो समझी वाली बात होती है वो कहीं दिमाग में से नहीं निकलती, बात समझना। देखो अब ये भैया पूछ रहे हैं डी का ASCII कोड क्या है, और इन्होंने क्या लगाया होगा प्रैक्टिस। ये एक भैया की गलती नहीं है, एक भैया की प्रॉब्लम नहीं है, हर एक की प्रॉब्लम है ये। हम सच तो, जो सच बोलता है वो हमेशा कड़वा होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। देखो क्या है, DASCII की वैल्यू का प्रैक्टिस लगाया होगा। अब इन्हें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, नहीं आया ना, और इन्हें इतना भी नहीं पता है कि हमने पढ़ाया या नहीं, क्योंकि अगर आपको पता होता हमने पढ़ाया तो समझ आता, और आपको समझ नहीं आया इसका मतलब आपको याद नहीं है, पढ़ाया नहीं, मतलब क्या नहीं किया, रिवीजन। चलो अब यहां आपको याद नहीं आया तो एग्जाम में आप क्या बोलेंगे, आउट ऑफ, मतलब सर ने नहीं पढ़ा, बस यहां होती है मिस्टेक, बात समझ गए। मैं ईमानदारी से बात करता हूं, ईमानदारी से, अगर जितना पढ़ाया है वो आपके यहाँ बैठा हुआ है ना, तो अगर आउट ऑफ सिलेबस भी जाएगा तब भी सॉल्व करके आओगे, मेरा दावा है। अगर जो पढ़ाया है वो यहाँ है तो भले आउट ऑफ सिलेबस चला जाए तब भी सॉल्व करके आओगे, और अगर यहाँ नहीं होगा ना, है ना, क्यों नहीं आते, क्योंकि यहाँ है ही नहीं। मैडम उसको छोड़ो, यहाँ बैठा लो, पहले पूछने स्टार्ट करूंगा 2 आंसर नहीं दे पाओगे,
बात समझ रहा हो? अगर पूछने स्टार्ट करूंगा सबसे, दो चीजों के आंसर नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ और यहाँ बैठाने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, सबसे अच्छा, अगर कोई थोड़ी बहुत मेहनत कर ले, आप नोट्स को अपने लेवल पर रिवीजन करते हैं ना, आप मेरी बात मान जाओ, तो वीडियो सामने रखो और नोट्स को सामने रखो, है? हम तो पढ़ाते ही रहेंगे, संडे है, क्यों, क्या दिक्कत है, पढ़ाना है क्या? बस हम 15 मिनट और पढ़ा देते हैं, कुछ करना है क्या? किस मतलब देखना चला के? हाँ बस 15 मिनट और रुक जाओ। देखो, तो हम क्या है कि संडे थोड़ा यार हमारा कवर हो जाना। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखो, तो बात हमारी यहाँ क्या पर है, आप वीडियो रखो सामने निकाल के और वीडियो की स्पीड करो 1.125 स्पीड करते ना ज्यादा, फुल स्पीड पे समझ में नहीं आएगा कि मैं इतनी जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ठीक है? तो क्या है, हाँ तो 1.5 करो उसको, है ना, 1.5 करो, ज्यादा जल्दी भी कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो फॉर्मेलिटी है, सच बताएं आपको, अगर ज्यादा करते हैं फिर वो फॉर्मेलिटी है। आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 करो, 1.5 से 2.5 मत, 2.0 मत करना, नहीं तो वो फिर कोई मतलब नहीं है, दिमाग इतने जल्दी कैप्चर नहीं कर पाता हमारा, सही मायने में देखा जाए तो, बस हमें लगता है कि हाँ 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 हाँ, बस वो हाँ ही रह जाता है। तो क्या करना है आपको, क्योंकि आप वहीं देखोगे ऐसे 2.5 में, सॉरी हाँ 2.5 या 2.0 में ऐसे, लेकिन मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, नोट्स में भी देखना है, अंडरलाइन करना है प्रत्येक चीज को पढ़ते समय, ये करना है, अगर याद करना है तो, अदरवाइज नहीं होगा। और ये कल 2 दिन करके देख लो, ये काम 2 दिन करके देख लेना, रिजल्ट का मेरे से आके डिस्कस कर लेना। कौन सी वाली बात है, वीडियो रखो सामने, नोट्स रखो पास में, स्पीड करो जितना उतना, जितना कि आप नोट्स के अंदर मेरे साथ चल पाओ उतना, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखनी है 2.0, नहीं, उतना स्पीड करो जितना कि आप, हाँ 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, तीसरे दिन आप दौड़ोगे, ठीक है? तो क्या है, ये करिएगा अगर आप वाकई में करना चाहते हैं याद। और सर ये सीपीसीटी के लिए ही नहीं है, ये नोट्स आपके आने वाले समय के लिए हर एक चीज के लिए काम आएगा। आपको ऐसी कौन सी वैकेंसी है जहाँ कंप्यूटर नहीं आता, ठीक है? तो ये चीज थोड़ा याद रखिएगा। तो नोट सामने रखो और याद करो, बिना याद करे बेटा काम नहीं चलेगा। संग संग मित्रा जी, ये 68 कहाँ का 68 बोल रहे हैं यार आप? कौन सा आंसर 68? हाँ ये, अरे यही तो 68 था। अरे वो डी अलग था, आंसर 68 बता रहे हैं, वो डी का आंसर 68 थोड़ी है, डी का आंसर तो कितना है बताओ, कितना आएगा? बट वो आंसर ये पूछ रहे हैं, बोलना जल्दी बोलना, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं या डी का आंसर पूछ रहे हैं? तो देखो, डी जो है वो कितने स्थान पर आता है, 4, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो वो 68 कहाँ, 86 कहाँ से आ जाएगा? अच्छा 68 बोल रहे हैं वो, 68 ठीक है जी, कितने पर आता है, 4 पर, इसमें 4 और ऐड करेंगे तो क्या होगा, है ना? तो ये क्या बना 69 है, -1 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ए बी सी डी यहाँ भी ऐड है और ये यहाँ भी ऐड है ना? तो कितना आ जाएगा 68, ऐसे आ जाएगा। दोस्त वीडियो देखो, वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर रखा है। आप देखो वो 1 घंटे पढ़ाई हुई चीज तुम सोचो कि 10 सेकंड में बता दें, 1 मिनट में बता दें, तो वो संभव नहीं है। पूरा 1 घंटे चर्चा है इस पर, 1 घंटे की चीज 1 मिनट में संभव नहीं है। चलो इधर आओ भाई, तो आगे हम बढ़ते हैं, और अब मेरे को लगता है आपको समस्या नहीं आएगी, इज लॉजिकल में आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। चलो इज एन ए का मतलब, इज एन ए का समझ में, इज एन ए, देखो जी इज एन ए। अच्छा जी एक बात बताओ, अभी हाल ही में इज ई डबल आर पढ़ चुके हम, और अभी हाल ही में इज एरर भी पढ़ चुके हम, पढ़ लिए क्या? चलो भैया, इस पर अगर एरर हुआ तो क्या देता है ये, ट्रू, है ना, दोनों। लेकिन एरर में हैज एंड डिवाइडेड ए एरर आता है, तब ये क्या देते हैं, फॉल्स। तो भैया इस एन डिवाइडेड ए एरर के लिए अलग से फॉर्मूला बनाना पड़ा, इज एन ए।
अगर आप किसी कहीं पर हैज एंड डिवाइडेड ए दिया हुआ है ए, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ गए बात को, ठीक है। और बाकी का आगलोवर पत्रा पर फॉल्स देगा। समझ गए, सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जहां ट्रू देगा, क्या, इज एनी। बात समझ गए। चलो इधर आओ भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो ये दो भी बड़े कंफ्यूजन वाले हैं, इज नॉन टेक्स्ट और इज नंबर, बट आए नहीं है आज तक, है ना, फिर भी देख लीजिएगा। नॉन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, नॉन मतलब नहीं, टेक्स्ट मतलब नहीं, तो टेक्स्ट नहीं तो फिर क्या, कुछ और क्या, मैं पूछ रहा हूँ, कोई हम टाइपिंग कर रहा है, हमने बोला टेक्स्ट इसमें तुम्हें नहीं रखना, तो फिर क्या, नंबर। पिक्चर तो तुम सेल में लाओगे नहीं, पिक्चर लाओगे क्या, नहीं। तो मतलब इज नॉन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट नहीं तो क्या, ट्रू। इस फंक्शन के अंदर इज नॉन टेक्स्ट, देखो भाई मुझे लिख के बताना पड़ेगा, इज नॉन टेक्स्ट मुझे अपने समझाने के तरीके में चेंज करना होगा थोड़ा सा। देखो लिख के जल्दी समझ में आता है, बोल के जल्दी समझ में नहीं आता होगा शायद, जहाँ तक मेरा फील हो रहा है। देखो नॉन टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट नहीं, क्या, टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट नहीं तो क्या, नंबर। तो यदि इज का मतलब क्या होता है, या तो ट्रू देगा या फॉल्स, तो यहाँ नंबर हुए तो क्या देगा, ट्रू, और यहाँ टेक्स्ट हुआ तो क्या दिएगा, फॉल्स। आगे समझ में, चलो। अच्छा जी आइएगा, अब यहाँ एक फंक्शन और है, इज नंबर, हाँ सेम ही है, बस यही मैं अब इसका मतलब समझ में आया था, मैं इसलिए कंफ्यूजन हो गया। इधर आएगा, इज नंबर क्या देगा, नंबर हुआ तो क्या देगा गुरु, ट्रू, और टेक्स्ट हुआ तो क्या देगा गुरु, फॉल्स। अब ये तो सेम हो गए, तो कहीं तो अंतर होगा, अंतर है, नोटिस करिएगा। यहां आइएगा जी, यहां पर इज नॉन टेक्स्ट में आपके नंबर पर क्या दिया है, ट्रू, खाली पर क्या दिया है, ट्रू, टेक्स्ट पर क्या दिया है, फॉल्स। लेकिन देखो नॉन टेक्स्ट में जो है वो एम्प्टी सेल में भी ट्रू देता है, जबकि नंबर एम्प्टी सेल में फॉल्स देता है। ये अंतर है बस दोनों में, बात समझ गए। चलेगा आगे बढ़ते हैं, तो नोटिस करिएगा यहाँ देखो खाली में इसने क्या दिया है, फॉल्स दिया है ना, और ठीक है जी चलेगा। ऑड मैंने बता दिया जी, ऑड, ऑड होगा तो फॉल्स, नहीं होगा तो ट्रू। REF का मतलब होता है रेफरेंस, रेफरेंस मतलब एड्रेस, कहीं किसी सेल का एड्रेस दिया है तो ट्रू, नहीं दिया है तो फॉल्स। इज अ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट दिया है तो ट्रू, नहीं दिया है तो फॉल्स। चलेगा, अब यहाँ n फंक्शन छोड़ के चलना है, na फंक्शन भी छोड़ के चलना है, सीड्स फंक्शन भी छोड़ दीजिएगा। आज हमारा एक्सेल हुआ कंप्लीट, ठीक है। मतलब यही सेल, अब कुछ फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, एक दो वो मैं कल आपको बता दूंगा, एक दो हैं, जैसे कि देखो मैं ये लिख देता हूं आपको, जैसे कि एक तो है सर मोड, दूसरा है सीलिंग, ठीक है, तीसरा उसमें नहीं दिया है, फ्लोर, है ना, और कुछ टिग्नोमेट्री के फंक्शन है हमारे, तीन तो ये हैं, और कुछ है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री जैसे कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको एक फंक्शन देखने को मिलेगा आंसर में, एक कुछ फॉर्मूले दिखाई देने को मिलेंगे, जैसे कि ये ऐसे मिलेंगे आपको कि बताओ व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द इसका ए कॉस का क्या रिजल्ट होगा, बताओ ये कॉस क्या देता है ना, या फिर ए कॉट एच क्या देता है, ऐसे फंक्शन, ए कॉस एच क्या देता है, ए कॉस क्या देता है ना, ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं।